बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम शुरू करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि सेल लेवल तक हमारी लाइफ किस हद तक बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। द बायोमोलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जब बायोमोलिक्यूल्स एक ही साथ जब काम करते हैं एक सस्पेंशन की फॉर्म में, सस्पेंशन सस्पेंशन कहते हैं लटके हुए को। जब वो मिलकर ऐसे मिल जाते हैं एक सेल के अंदर, तो उसे हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। जब बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स और प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं जब ये साथ काम करते हैं तो एक सस्पेंशन सा बन जाता है सेल के अंदर, तो उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कंबाइन करके हम उसे प्रोटोप्लाज्म का नाम दें। मतलब कि ये सेल ही है, बस ये सेल का हिस्से है। न्यूक्लियस सेल प्लस में प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। तो ये जब काम करते हैं तो ये सेल की शेप है। तो जब बायोमोलिक्यूल्स एक ही साथ काम करते हैं तो सस्पेंशन से बन जाता है, तो उसे हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो यही बायोमोलिक्यूल्स हैं जो सेल के पार्ट्स बनाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, उसमें क्रोमोसोम्स हो गए, और वैक्यूल्स हो गया, और क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया। ये सारे सस्पेंशन की तरह ऐसे लगता है कि लटके हुए हैं, उसमें फिक्स है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो जिससे ये पार्ट्स इसके सेल के बनते हैं। ये प्लांट सेल के ये पार्ट्स इसके बनते हैं। तो पार्ट्स को ही हम नाम देते हैं ऑर्गेनेल्स का। तो यही बात पता है। अब प्रोटोप्लाज्म हो गया न्यूक्लियस, और ये सारा साइटोप्लाज्म, तो इसका नाम है प्रोटोप्लाज्म, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। आगे पढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। प्रोटोप्लाज्म क्या है, वो मजमुआ है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। ये ऑर्गेनिक क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, चलती है देखते हैं। अभी ऑर्गेनिक जो है कार्बोहाइड्रेट्स, बायोमोलिक्यूल्स जो है, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, इसे हम कहते हैं डीएनए आरएनए। तो यही है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब के मिनरल्स, जो हमारे मिनरल्स हैं, मादनियात, ये जमीनों में कुदरती पाए जाते हैं, प्लांट्स में होते हैं, नेचुरली जमीन में होते हैं, जो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए ये लेते हैं, अपनी डाइट खुराक फूड इस्तेमाल करते हैं। तो कैल्शियम हो गया हमारा इनऑर्गेनिक में, और पोटेशियम हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। ये हम लेते हैं, मिलते हैं हमें खानों में, डाइट में हमें मिलते हैं, जो हम अपनी सेल्स में फिर बॉडी में इस्तेमाल करते हैं। ये हिस्सा लेते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस में, जो हमारे अंदर रिएक्शंस होते हैं, सेल के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, उसमें ये हिस्सा लेते हैं। तो ये हमें नेचुरली मिलते हैं। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है, जब प्रोटोप्लाज्म मजमुआ बनता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, जब वही प्रोटोप्लाज्म जो सेल है, सेल के पार्ट्स हैं, जब एक ही यूनिट में काम करते हैं, एक मिलकर काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल। तो सेल बनता है, उसे हम सेल का नाम देते हैं। जब प्रोटोप्लाज्म मजमूई तौर एक यूनिट होकर एक मिलकर काम करता है तो सेल का नाम देते हैं। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल जिंदगी का बुनियादी यूनिट है, एक एका है। तो मैंने पहले ही डिफाइन कर लिया था। When similar type of cells organize together in a group called tissues, जब एक ही किस्म के सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, एक ही किस्म के सेल्स ऑर्गेनाइज जब मिलते हैं
टुगेदर, एक ही साथ, इन अ ग्रुप, एक मजमुई ग्रुप में मिलते हैं तो हम उसे कहते हैं टिश्यूज। तो टिश्यूज सेल का मजमुए को कहते हैं। जैसे हमारी आंख है, आंख आंख हमारी वैसे सेल्स की बनी है, पर सेल ज्यादा हो जाए तो हम उसे टिश्यू का नाम देते हैं। तो हमारी आंख टिश्यू की बनी होती है। से टिश्यू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, एक ही किस्म के। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। जब मुख्तलिफ टिश्यूज मिलते हैं और खास तौर पर वो एक मिलकर काम करते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं, तो उसे नाम देते हैं ऑर्गन्स का। जैसे हमारा दिल है, ये ऑर्गन है, तो ये टिश्यूज का बना है। जब टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। हमारा जिगर है, लिवर और किडनीज है और स्टमक है, मादा है, तो ये हमारे ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स तभी बनते हैं जब टिश्यूज मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर यह कह रहा है कि जब ऑर्गन मुख्तलिफ किस्म के जब मिलते हैं ऑर्गन्स तो काम करते हैं ऑर्गन सिस्टम का। जैसे हमारा लिवर है, जिगर है, तो वो मिलकर ऑर्गन के साथ एक काम करता है। जब हमारा हार्ट है, किसी और ऑर्गन के साथ मिलकर वो एक फंक्शन करता है, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया और हमारा सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, खून का बहाव का सिस्टम। ये हमारे ऑर्गन मिलकर ये एक सिस्टम बनाते हैं, तो उसी की ये बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन इन एज अ यूनिट दे फॉर्म अ बॉडी और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, एक ही कोऑर्डिनेशन, एक मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, तो एक ही जगह मिलकर काम करते हैं, तो एक जिस्म बनता है हमारा, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक जानदार बनता है जो मल्टी सेल्यूलर होगा, मतलब कि कई सेल पर मुश्तमिल होगा। जैसे हमारा जिस्म है इंसानों का, तो इसमें कई ऑर्गन्स हैं, दिल भी है, दिमाग भी है, आंख भी है, लिवर भी है, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन है, तो ये सारे सिस्टम ऑर्गन्स मिलकर एक हमारा जिस्म बन गया, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया, एक बॉडी बन गई। अब हमारा चौथा नंबर है टेक्सोनॉमिकल लेवल। ये पढ़ते हैं। देयर इज एनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरी लेवल है बनने की, ऑर्गेनाइजेशन की, विच इज रिलेटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ताल्लुक रखती है जिंदा जानदारों से। द स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो स्पीशीज है वो हमारे छोटी यूनिट है, एक दर्जाबंदी की हद तक। दर्जाबंदी में वो स्पीशीज जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे हम सेल पढ़ रहे थे, सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये टेक्सोनॉमी में, दर्जाबंदी में, जब हम दर्जाबंदी करते हैं लिविंग थिंग्स को, हम अरेंजमेंट करते हैं अपने टेक्सोनॉमी किंगडम्स में, फैमिली में, ऑर्डर्स में, तो छोटी से छोटी जो चीज स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो स्पीशीज होती है। मिसाल के तौर पर हमारी कैट है, कैट बिल्ली, ये एक स्पीशीज है। और ईगल बाज है, वो एक स्पीशीज है। काऊ ये एक स्पीशीज है और डॉग एक स्पीशीज है। तो एक ही किस्म के जानदारों को हम एक स्पीशीज का नाम देते हैं। बस स्पीशीज सिंपली एक नस्ल होती है जो एक ही किस्म के जानदार होते हैं। उसमें अगर मिसाल के तौर पर क्रोकोडाइल हो गया, ये उसकी स्पीशीज हो गई, और परिंदे हो गए वो मुख्तलिफ, वो अलग अलग उसकी स्पीशीज। अगर इंसान है तो इंसान की स्पीशीज है, और बंदर है तो उसकी स्पीशीज है। तो हम उसी खास बस नस्ल को हम स्पीशीज का नाम देते हैं। और शेर है तो शेर उसकी स्पीशीज है, वो उसी शेर को हम, उसकी नस्ल को हम स्पीशीज का नाम देते हैं। तो आप डेफिनेशन याद कर लें। आगे पढ़ते हैं। विच इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जो शामिल होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, देखने में, मॉर्फोलॉजिकली मतलब के ऊपर से देखने में एक ही है। अगर शेर को आप देखेंगे, बबर शेर को, तो एक ही जैसे होंगे, तो मॉर्फोलॉजिकली वो एक ही है। अगर हम तोते को देखेंगे, पैरट को, तो पैरट एक ही जैसे होंगे।
तो उसकी मॉर्फोलॉजिकली बाहर की बनावट, जो अपीयरेंस है, जो लुक है, वो एक ही तरह होगी। सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो एक ही तरह के होंगे। विच इंटरब्रीड, जो जो ब्रीडिंग उनमें होगी, जो उनसे पैदा होंगे, वो प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वो पैदा करेंगे अपने ही तरह के बच्चे। अगर हाथी है तो हाथी के बच्चे हाथी होंगे, अगर पैरट है तो पैरट के बच्चे पैरट ही होंगे, कौवा है तो कौवा के बच्चे कौवा ही होंगे। तो ऐसे ही हमारे इंसान है, हम इंसान है, हमारे बच्चे इंसानों जैसे होते हैं। तो वो एक ही किस्म के मॉर्फोलॉजिकली होंगे और वो इंटरब्रीड होंगे, वो अपने नस्ल पैदा करेंगे, वो अपने जैसे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वो बच्चे पैदा करेंगे। हमारा 5वां नंबर है पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन लेवल तक ये डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट और कॉल्ड पॉपुलेशन। जब मेंबर्स ऑफ स्पीशीज, वो स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, जब एक ही जगह पर, हैबिटेट मीन्स जगह, वो एक ही जगह पर रहते हैं तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन। किसी खास जगह पर, जब इंसान एक गांव में रहते हैं तो उसे हम नाम देते हैं पॉपुलेशन का। जैसे हम कहते हैं मुल्क में पॉपुलेशन है, तो हम एक ही किस्म के इंसान होते हैं, तो उसे हम एक स्पीशीज हो गए, और सारे बंदे जो लोग हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं, तो वो पॉपुलेशन हो गए। अगर आगे पढ़ते हैं, अ ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन ट्री इज कॉल्ड पैरट पॉपुलेशन। यहाँ पर बता रहा है कि जब तोते जो हैं, पैरट्स, जब दरख्त पर बैठे होते हैं एक ग्रुप की शक्ल में, तो उसे कहेंगे पैरट पॉपुलेशन। तो ये तोते का, पैरट का ये पॉपुलेशन हो गया। अगर कौवे बैठे होंगे तो कौवे का पॉपुलेशन हो गया। अगर कोई और जानवर जंगल में है, जैसे लॉयन है, लॉयन अगर ज्यादा है, 5-10 हैं, तो उसे कहेंगे, या 20 हैं या 100 है, तो उसे कहेंगे लॉयन की पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक ही स्पीशीज के होते हैं जो एक ही जगह पर रहते हैं। आगे चलते हैं कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी कहते हैं मुख्तलिफ स्पीशीज को। द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी। जब मुख्तलिफ स्पीशीज, मुख्तलिफ एक ही जगह पर रहते हैं तो उसे कहते हैं कम्युनिटी। मिसाल के तौर पर अगर जंगल में हम चले जाएं तो जंगल में देखेंगे शेर भी है, चीता भी है, हाथी भी है, जेबरा भी है, और जिराफ भी है, बंदर भी है, और भी पंछी हैं। तो ये मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, तो डिफरेंट है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। चीता शेर से मुख्तलिफ है, शेर जेबरा से, हाथी से मुख्तलिफ है। तो ये मुख्तलिफ जानवर आपस में जब एक ही जगह पर रहते हैं तो उसे कहते हैं कम्युनिटी। मुख्तलिफ जानवर एक ही जगह पर रहते हैं तो उसे कहते हैं कम्युनिटी। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, जब एक ग्रुप मुख्तलिफ परिंदों का लिविंग ऑन ट्री, एक दरख्त पर रहते हैं, इज कॉल्ड बर्ड कम्युनिटी, तो उसे कहेंगे पंछियों की कम्युनिटी। जाहिर सी बात है, एक दरख्त पर रहते हैं मुख्तलिफ जानवर, मुख्तलिफ पंछी, परिंदे, तो उसे कहेंगे बर्ड कम्युनिटी। आगे है हमारा 7वां नंबर, इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम तक देखेंगे कि ये क्या कहता है। Communities always depends upon their non-living environment in a reciprocal interaction for their survival। यहाँ पर कह रहा है कि कम्युनिटीज जो हैं, जो मुख्तलिफ जानदार हैं, मुख्तलिफ जानवर हैं, हमेशा डिपेंड करते हैं वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर। नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, जैसे जंगल में जो जानवर हैं वो जाहिर है नॉन लिविंग पर, नॉन लिविंग गैर जिंदा चीजें जो है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, जमीन हो गई, पत्थर हो गए, तो उस पर हम डिपेंड करते हैं। जैसे हम इंसान हैं, हम सांस लेते हैं तो हवा का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, और माहौल का इस्तेमाल करते हैं। तो इन अ रेसिप्रोकल इंटरेक्शन के, उसमें एक बाहिमी एक ताल्लुक है। रेसिप्रोकल मीन्स म्यूचुअल, बाहिमी उसमें असरअंदाज होगा, एक दूसरे को फायदा देंगे, फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीने के लिए। जाहिर सी बात है, जो भी जिंदा चीज है अपनी नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड है। जैसे हम पानी पीते हैं, हवा सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, तो ये सब नॉन लिविंग चीजें हम उस पर डिपेंड करते हैं। सूरज की रोशनी जैसे हो गया, तो जो भी जिंदा चीज है वो नॉन लिविंग पर डिपेंड करती है, तो उसे हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन,
जो ऑक्सीजन है वो सांस के लिए हम सांस लेते हैं, इज ऑब्टेन फ्रॉम इन्वायरमेंट, हम माहौल से लेते हैं। ऑक्सीजन हम माहौल से लेते हैं, एंड इन टर्न गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर जो निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दिस इंटरेक्शन, ये जो बाहिमी ताल्लुक है, इस कॉल्ड इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। आठवां है हमारा बायोस्फीयर लेवल। अब बायोस्फीयर क्या है? द पार्ट ऑफ अर्थ, जमीन का वो हिस्सा, वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, जहां पर जिंदगी रहती है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। जाहिर सी बात है, इस दुनिया में जहां जहां जिंदा चीजें रहती हैं तो हम उसे कहते हैं बायोस्फीयर। जहां पर हमें पानी मिले, ऑक्सीजन मिले, तो वो उस हिस्से, टुकड़े को, जमीन के हिस्से को हम बायोस्फीयर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। ये मुश्तमिल होता है मुख्तलिफ से इकोसिस्टम पर। जैसे पानी का इकोसिस्टम अलग है तो हमारा खुश्की का अलग है, तो ये दो मुख्तलिफ इकोसिस्टम हो गए। आज का बस इतना ही, आगे चलेंगे अगले टॉपिक पर। थैंक यू।